नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं पॉलिटी की, और पॉलिटी में जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। चलिए सभी साथी मेरे साथ जुड़िए। उसके राज्य क्षेत्र, यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे और आसानी से सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बात की थी, कल हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी, इसके कुछ आर्टिकल पढ़े थे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इट्स टेरिटरीज। चलिए जल्दी से आप लोग सभी साथी जुड़ जाइए, मेहनत करिए, विश्वास रखिए कि ये मेहनत आपकी निश्चित ही सफल होगी। यहाँ हम बात करेंगे हर उस पॉइंट पर, हर उस बेसिक चीज़ पर। देखिए इसको हमने कल स्टार्ट किया था और मैं एक बार आपको रिवीजन में करा देता हूँ कि संघ जो है, संघ का मतलब होता है यूनियन एवं फेडरल। संघ का मतलब यूनियन भी है और फेडरल भी है। हमारे यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था है वो यूनियन सिस्टम है जो ब्रिटेन पर आधारित है। हालांकि कनाडा से भी हमने संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम लिया हुआ है। मतलब मैंने बताया था यूनियन सिस्टम वहाँ पर जहाँ होती है जब वहाँ राज्यों को देश से अलग होने की आज़ादी नहीं है। जहाँ फेडरल सिस्टम होती है वहाँ राज्यों को देश से अलग होने की आज़ादी होती है। हमने अनुच्छेद 1 पढ़ा था कि अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ था कि भारत अर्थात इंडिया, या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज किया था। हमने ये भी पढ़ा था अनुच्छेद 2 में कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना। अब ये कैसे बनाई जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर संघ में नए राज्यों की स्थापना या संघ में नए राज्यों का प्रवेश जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा तो अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन जब भारत में ही किसी राज्य से कोई नया राज्य बनाया जाएगा, किसी राज्य के नाम को बदला जाएगा, किसी राज्य की सीमा को कम किया जाएगा, बाउंड्री को बढ़ाया जाएगा, वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। ये हमने कल पढ़ा था। हम बात करेंगे अनुच्छेद 4 से। आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 3 और 2 में जो कानून बनाए गए हैं वह कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में होता है, ना कि 4 में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा था कि अनुच्छेद 4 के अनुसार 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 अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 एवं 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बनाए गए कानून, बनाए बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि सर संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, संशोधन नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, माने जाएंगे। ये हमें पता होगा कि सर क्यों नहीं माने जाएंगे। नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा यहाँ पर कि सर संविधान संशोधन जो होगा वो कौन से आर्टिकल में होता है। आप कहेंगे कि सर संविधान संशोधन किस में किया जाता है? संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में किया जाता है? जल्दी से बताइए। संशोधन अनुच्छेद, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। आप लिखिए फटाफट से कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं ये कौन से आर्टिकल में होते हैं? तो ये आर्टिकल है 368, अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो ये भी हमें पता चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्या यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे? चलिए मुझे बताइए। बिल्कुल लिख लेंगे, यहाँ तक तो बड़ा सिंपल था, है ना? ये आपने सारी चीज़ें लिख ली। चलिए ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि भैया क्या क्या हो सकता है।
चलिए, अब ये बताइए कि सर हमने ये पढ़ा कि अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून बनाए गए थे वो कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में होता है, ना कि अनुच्छेद 4 में। ठीक, अब एक चीज और आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, नोट का पॉइंट 1 है ये। ठीक है, नोट का पॉइंट 2 लिखिएगा। पॉइंट 2 कि अनुच्छेद 1, 2, 3 में जो कानून बनाए जाएंगे, जो संशोधन होंगे, वो संविधान में साधारण साधारण संशोधन होंगे राष्ट्रपति की स्वीकृति से। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से साधारण संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 1, 2, 3 में संशोधन किया जाएगा। चलिए चलिए, ये आप लोग बताइएगा कि सर यहाँ पर हमने एक चीज़ और लिखनी है। यहाँ मैं एक चीज़ और लिखना चाह रहा हूँ, इसको आप लोग लिखिए कि सर पॉइंट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा, तो इसको आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करेंगे कि सर ये मुझे बताइए कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में। आप कहेंगे सर ये बताइए अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1, 2, 3 में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से आप कहेंगे सर पूर्व स्वीकृति से, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से साधारण बहुमत जिसे बोलते हैं ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। आप कहेंगे सर ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। ठीक है, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी द्वारा किए जाते हैं। ये बहुत अच्छे पॉइंट हो जाएंगे, किए जाते हैं, कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से क्या किया जाएगा। तो ये आप लोग लिख लीजिए कि सर अनुच्छेद 1, 2, 3 में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से साधारण बहुमत द्वारा किए जाते हैं। मान लीजिए जैसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करना है, 2 में करना है, 3 में करना है, तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर संविधान संशोधन करना होता ये जो होगा ना, ये साधारण बहुमत से नहीं होगा, ये साधारण बहुमत से नहीं होता है। ठीक है, ये किससे होता है? विशेष बहुमत से। 2/3 विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन किए जाते हैं। क्या यहाँ पर आपने लिख लिया? चलिए, हाँ जी, पूर्व स्वीकृति से, पूर्ण नहीं पूर्व स्वीकृति। पूर्व का मतलब होता है प्री परमिशन, पहले परमिशन लेकर ही प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। ठीक है, पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। पूर्व का मतलब होता है प्री परमिशन, पहले परमिशन लेना। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख लीजिए। सर यूनियन और फेडरल को लेखा दो सर प्लीज। कल लिखवाया था शिवम जी, कल लिखवाया था मैंने। ठीक है, हाँ जी, कल मैंने लिखवाया था ये सारे पॉइंट, अब आपने यहाँ तक लिख लिए। अब हम बात करेंगे सर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग स्टार्ट होती है। क्या होता है कि सर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग स्टार्ट हो गई। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कौन कर रहे थे? राज्यों की मांग किसके द्वारा की जा रही थी? फटाफट से बताइए। आप कहेंगे सर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, डिमांड ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आप कहेंगे सर डिमांड ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि सर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हो रही थी। अब जैसे एक व्यक्ति है जो मांग कर रहे थे। मांग किसके द्वारा कर रहे थे? मांग की जा रही थी, क्या नाम था? पोटटी श्री रामुलु। आप ये लिखिएगा श्री रामुलु। ठीक है, रामुलु या रामुलु, तो रामुलु या रामुलु एक ही नाम है। हुआ क्या
कि सर जब राज्यों की मांग चल रही थी तो भैया इनके द्वारा मांग की जा रही थी और ये तेलंगाना ये तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग कर रहे थे। 1946 में एक आंदोलन चल रहा था, 1946 में एक आंदोलन चल रहा था कि भाई तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य बनना चाहिए। पोटिटी श्रीरामुलु उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जब सरकार ने मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, तो सरकार ने पहले ये सोचा कि एक काम करते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की जो मांग चल रही है इनकी जांच करवाते हैं। क्या सच में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या किसी और आधार पर राज्यों का गठन हो? तो संविधान सभा ने एक समिति का गठन किया, जिसे कहा गया धर आयोग। एस के धर के नेतृत्व में एक आयोग बना जिसमें ये कहा गया जून 1948 में, इनकी मांग तो चली रही थी, ये मांग चल रही थी। अब इनकी मांग को देखते हुए क्या किया गया, यहाँ पर एक आयोग बना। मांग राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों की मांग यहाँ चल रही है, तो बात ये आ गई कि सर एक आयोग बना दिया जाए। क्या किया जाए, एक आयोग बनाया जाए। तो भैया संविधान सभा ने धर आयोग बनाया। क्या बनाया जी? आप कहेंगे सर कौन सा आयोग बना दिया? तो धर आयोग बनाया, धर कमीशन बनाया। अब जो धर कमीशन बनाया, कौन सा कमीशन बनाया जी? धर कमीशन बना दिया। और ये कमीशन बनाया कब गया था? ये कमीशन बनाया गया था, तो आप कहेंगे सर ये जून में, यहां पर लिखिए जून 1948 में, जून 1948 में। यहां पर हमने लिख लिया कि सर जून 1948, ठीक है। जून 1948 में इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे एस के धर। कौन थे? एस के। अध्यक्ष चेयरमैन थे एस के धर। जस्टिस एस के धर इसके अध्यक्ष बने। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? बल्कि भौगोलिक, ज्योग्राफिकल, भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। कि सर फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, किस आधार पर होना चाहिए? तो भैया जब इनकी सिफारिशें आई कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़ लिए घर का फुल फॉर्म क्या होता है? घर कुछ नहीं है, धर है। ये धर, DHAR, धर मतलब एस के धर। इनका नाम था जी, एक एस के धर व्यक्ति थे, उनके नाम पर रखा गया था। तो ये बात यहाँ पर आ गई कि सर ये बताइए जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग चल रही है कि ये सही भी है या गलत है? तो भैया संविधान सभा में क्या हुआ? विरोध होने लगा कि नहीं भाई भाषा के आधार पर होनी चाहिए। जबकि एस के धर आयोग ने कहा था कि भैया जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके आधार पर होना चाहिए। फिर इन संविधान सभा में एक समिति और बना दी। संविधान सभा में एक समिति और बना दी गई जिसे कहा गया JBP समिति कि साहब JBP समिति का गठन किया गया। JBP समिति, पी मतलब पटाभी सितार मैया, आप कहेंगे पी से बने थे पटाभी सितार मैया, ठीक है जी, पटाभी सितार मैया। बी से वल्लभ भाई पटेल, कौन? वल्लभ भाई पटेल।
वल्लभ भाई पटेल और जे से जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब इसका जो गठन था ये कब बनाया गया था? आप कहेंगे सर ये दिसंबर 1948 में बना दिया। ठीक है, दिसंबर 1948 में बनाया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? पेश की। इसमें इन्होंने ये तीनों ने ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि धर आयोग की सिफारिशें सही हैं। इन्होंने कहा कि जो धर आयोग की सिफारिशें हैं वो सही हैं। धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया। वही सिफारिशें इन्होंने दी, सिफारिशों का समर्थन किया। इन्होंने वही सिफारिशें समर्थन किया, वही सिफारिशें की जो भैया एस के धर आयोग ने की थी। ठीक है, सिफारिशों का समर्थन कर दिया। अब यहां पर बात ये आ गई, यहां पर बात ये आ गई, क्लास नहीं चल रही क्या? क्लास नहीं चल रही है क्या? बताइए, क्लास नहीं चल रही है क्या भैया? एक बार कमेंट करके बताइए जरा। एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए, चल रही है, चल रही है। ओके ओके ओके, चलिए फिर तो ठीक है। हमने यहाँ पर बात कर ली कि सर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब क्या हुआ जब ये चीज़ें आ गई तो भैया क्या होता है, पोटिटी श्री रामुलु, पोटिटी श्री रामुलु ये अनशन पर बैठ जाते हैं। ये किस पर बैठ गए? अनशन पर। और ये अनशन करने लग गए। जब ये हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, तो भूख हड़ताल पर जब ये बैठे तो 15 दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। अनशन के कारण इनकी भैया 15 दिसंबर 1952 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी? मृत्यु। कैसे मृत्यु हो गई थी? क्योंकि भैया ये 56 दिन तक तो भूखे ही रहे। ठीक है, 56 दिन तक तो ये भूख हड़ताल की इन्होंने, भूख हड़ताल की। ठीक है, जब भूख हड़ताल की तबीयत बिगड़ गई और 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। 58वें दिन इनकी क्या हो गई? 58वें दिन मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु कब हो गई? 15 दिसंबर 1952 में। जब मृत्यु हो गई तो नेहरू सरकार दबाव में आई। जब सरकार दबाव में आई तो भैया क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ क्या किया गया कि सर यहाँ पर भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आप कहेंगे सर भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना था? पहला राज्य। आप कहेंगे सर भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा बन गया था दोस्तों? आपने पढ़ा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश बना कब था? आप कहेंगे सर 1 अक्टूबर 1953 में। लेकिन आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? आप कहेंगे सर पुनर्गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 में। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। स्थापना दिवस कब मनाता है? तो ऐसे पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में। इसका पुनर्गठन कब हुआ था? इसका पुनर्गठन कब हुआ है? आप कहेंगे सर इसका पुनर्गठन कब हुआ? फटाफट से बता दीजिए कि साहब इसका पुनर्गठन कब हुआ था। जल्दी से बता दीजिए कि साहब इसका पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 में। इसीलिए आंध्र प्रदेश अपनी स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। क्या मनाता है? 1 नवंबर को मनाता है। ठीक है, तेलुगु भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए तेलंगाना आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तेलंगाना आंदोलन आंदोलन चल रहा था।
तेलुगु भाषा या तेलंगाना आंदोलन कहा गया था तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए, तो वो आंध्र प्रदेश बन गया। हालांकि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नया राज्य बनाया गया। ना ना ना, 1 नवंबर 53 नहीं होगा, 1956 होगा। राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ है। राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ है। यस जी, ठीक है। चलिए, ये बताइए, सारे पॉइंट यहाँ तक आपने लिख लिए, ये सारे पॉइंट आपने लिख लिए। अब क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें हो गई, जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, तो फिर ये बात सामने आई कि भाई एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अब जो है राज्यों का पुनर्गठन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? राज्यों का पुनर्गठन करवा लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ पर बन गया। अब राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ पर बना, ये बना है 1953 में। कब? 1953 में। अब इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम क्या था? अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर फजल अली। क्या नाम था? डॉक्टर फजल अली। डॉक्टर फजल अली भैया अध्यक्ष बन गए। ठीक है, इसमें सदस्य सदस्य और कौन कौन थे? तो इसमें 2 सदस्य थे। एक थे एच एन हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, ये आप लिखिएगा सर, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। और के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर। ठीक है, ये भी आप लोगों को लिखना है। अब इन्होंने क्या किया, ये इसलिए बनाया गया था ताकि राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1955 में। और इन्होंने 1955 में कहा कि सर, जो 562 रियासतें हैं, उनमें से 559 रियासतों को जो ग्रुप में बांट रखा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 भागों में बटे हुए थे राज्य। समूह ए, समूह का, समूह बा, समूह ग, ऐसे करके बांट रखे थे। तो बात ये आई कि सर, उनको खत्म करके 16 राज्य बनाए जाएं। 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। प्रदेश बनाए जाएं। ठीक है जी, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। लेकिन क्या हुआ, ये सिफारिश थी। तो भैया राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। क्या आया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये केवल सिफारिश है, बनाए नहीं गए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अधिनियम 1956 द्वारा क्या किया गया? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, बनाए जाएं, ये सिफारिश थी। केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है जी, बनाए गए। यहां तक आप लोग लिख लीजिए। ये सारे पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि सर, ये हमने लिख लिया कि जो नाम जैसे आते हैं वैसे ही पूछे जाते हैं जी। के.एम. पणिक्कर लिखा है तो के.एम. पणिक्कर ही आएगा। हम पता बहुत ज़्यादा एजप्शन जब करने लग जाते हैं ना कि इनका पूरा नाम क्या होगा, क्योंकि हम इनके बिना वजह वाली चीज़ों में लग रहे हैं। भाई, जो नाम जैसे पूछा जाता है वैसे ही लिखा गया है ना। कि साहब, इनका नाम एच.एन. कुंजरू है, के.एम. पणिक्कर है, के.एम. मुंशी है। ठीक है, बी.एन. राव है, एन. माधव राव है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, एन. गोपाल स्वामी। जो नाम जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही आते हैं, वैसे ही आते हैं। तो फिर राज्यों का पुनर्गठन ये जो हुए हैं, ये कब किया गया? 1 नवंबर 1956 में। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन भी 1 नवंबर 1956 में कर दिया गया। चलिए, लिख लीजिए कि सर, ये बताइए कि साहब, ये 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की केवल क्या थी? ये सिफारिश थी। ये क्या थी? ये केवल सिफारिश थी।
ये केवल रिकमेंडेशन थी, बनाई नहीं गई थी। इस सिफारिश को माना नहीं गया, इस सिफारिश को माना नहीं गया। माना क्या गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सर भाषा के आधार पर स्टेट बनाने के लिए क्या फायदा होता? कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। तभी तो धर आयोग और जेबीपी कमेटी बनाई गई थी, जेबीपी समिति बनाई गई थी। चलिए, अब यहां पर हमने ये बातें तो कर ली, है ना। अब बात आती है कि सर ये बताइए, अब कुछ फैक्ट जैसे लिखते हैं, आपसे पूछा जाए अब जैसे आंध्र प्रदेश बन गया, जब आंध्र प्रदेश बन गया और राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो मुंबई प्रेसिडेंसी में भी विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। मुंबई प्रेसिडेंसी, जिसे हम क्या कहेंगे, मुंबई प्रेसिडेंसी के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें ये बात सामने आई कि भाई जो मराठी भाषा बोलते हैं उनके लिए महाराष्ट्र बनना चाहिए, और जो गुजराती भाषा बोलते हैं उनके लिए गुजरात बनना चाहिए। तो ये जो भाषा की मांग आई, ये जो मांग थी, इसको धीरे धीरे भैया विद्रोह में बदलने गए, विद्रोह में बदलते गए। किस में बदलते गए? विद्रोह में बदलते गए। सर 6 होगा, ये लिखा तो है जी 6, ये लिखा तो है 6, ये लिखा है 14, ये लिखा है 14, ये लिखा है 6। ठीक है, ये तो केवल सिफारिश थी 16 राज्यों की, बनाए थोड़ी गए थे, बनाए गए थे 14। ये भैया 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, बनाए कितने गए थे? 6। ठीक है, 1955 में रिपोर्ट आई थी और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिसके माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1954 में कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि सर ये बताइए कि बम्बई प्रेसिडेंसी को कब तोड़ा गया? जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी, कि सर बम्बई प्रेसिडेंसी को कब तोड़ा गया था, यहां पर आप मुझे बताइए। बम्बई प्रेसिडेंसी को कब तोड़ा गया? तो यहां पर हम बात करेंगे सर बम्बई प्रेसिडेंसी, जिसे 1 मई 1960 में, 1 मई 1960 में 2 राज्यों में बांट दी, दो भागों में बांट दी। एक तो महाराष्ट्र, एक क्या बना दिया? महाराष्ट्र बना दिया, और एक बना दिया गुजरात। यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी से 2 राज्य बने, गुजरात, 2 राज्य बने। जो गुजराती बोलते थे उन्हें गुजरात दे दिया, जो मराठी बोलते थे उन्हें महाराष्ट्र दे दिया। क्या दे दिया जी? महाराष्ट्र दे दिया। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए, बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोग भैया इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत शानदार, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, चलिए अभी आगे बात करें। यहां तक हमने पढ़ा, हाँ जी, बताइए कोई दिक्कत? देखिए आज जो है ये फाइनल हो जाएंगे, पूरा चैप्टर फाइनल हो जाएगा, जिसमें संविधान सभा थी, जिसमें संविधान का निर्माण था, अनुसूचियां थी, संविधान के स्रोत थे। कल हम इसका टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, कल हम इसका टेस्ट करेंगे कि भाई जितना पूरा चैप्टर हुआ इसके एमसीक्यू भी तो हमें पढ़ने हैं। भाई आपको कैसे पता चलेगा क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो हम इसके कल एमसीक्यू भी करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कल इसकी एमसीक्यू लगाएंगे। कैद नहीं सर, कहाँ लिखा है कैद? अच्छा, केंद्र, केंद्र, ठीक है जी, केंद्र। ओहो, बोल हम केंद्र ही रहे हैं। फैक्ट को हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। सर 14 राज्य भी भाषा के आधार पर बनाए गए थे? ना 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 ना, केवल केवल आंध्र प्रदेश बनाया गया था भाषा के आधार पर, केवल आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने लिख लिए। यहाँ पर इनका इनका विघटन हुआ कि मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र दे दिया, गुजराती बोलने वालों को गुजरात दे दिया। ये बहुत डीप है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं है जी, बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं है। चलिए डीप बता रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं, डीप नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत तो हमें मेहनत करनी भी पड़ेगी ना, थोड़ा बहुत मेहनत तो हमें करनी भी पड़ेगी। अब यहाँ पर बात करेंगे जैसे नागालैंड, नागालैंड कब बना है आप मुझे बताइए जरा। नागालैंड, नागालैंड कब बना था? नागालैंड बना है 1963 में। कब? 1963 में नागालैंड बना है। अच्छा, 1966 में जो पेप्सू हुआ करता था उससे पंजाब, पेप्सू को पंजाब और किस में? हरियाणा में बदल दिया। किस में बदल दिया?
हरियाणा में, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, चलिए फिर 1971 में किसको बना दिया? 1971 में बना दिया जी हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश बना दिया, समझ गए आप, हिमाचल प्रदेश। फिर 1972 में किसको बनाया था? 1972 में आप कहेंगे सर मणिपुर को, आप कहेंगे सर मणिपुर त्रिपुरा, मणिपुर त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ठीक है, मेघालय, इनकी स्थापना हो गई। ये नेफा से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से अलग हुए थे। फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ। गोवा, गोवा को राज्य का दर्जा मिल गया। मिजोरम को राज्य का दर्जा मिल गया। किसको? मिजोरम को राज्य का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है इनको राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये बातें पढ़ ली, हमने यहाँ पर बातें पढ़ ली। चलिए, सिंपल सी चीजें हो गई, सिंपल सी चीजें हो गई। देखिए जीडी का अलग रहता है हकीकत जी, है ना, जबकि जो जीएस बेस्ड पेपर हैं, जो जीएस बेस्ड पेपर होते हैं उनमें जीएस ठीक ठाक पूछ लिया जाता है, उनमें ठीक ठाक पूछ लिया जाता है। समझ गए आप मेरी बात? अरे भैया केंद्र गलत लिखा है, ऐसे लिख लो केंद्र को, या मुझे लग रहा है कि इनसे केवल यही स्पेलिंग पूछी जाएगी जी, केंद्र कैसे लिखा जाता है, केंद्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब ठीक है जी, केंद्र है, अब ठीक है जी केंद्र। अंक की बिंदी लगा दी थी तो उससे क्या ही फर्क पड़ रहा था। ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। अब बात करेंगे साहब, यहाँ तक आपने लिख लिया, बताइए जल्दी से क्या इतने पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए? यहाँ तक क्या सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख ली? मुझे बता दीजिए फटाफट से, फटाफट से सारे पॉइंट बता दीजिए। कल हुई थी भाई क्लास, कल हुई थी क्लास, तो डेली हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुशील कुमार जी, मैं सहमत हूँ आपसे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल। चलिए यहाँ तक हमने लिख लिया। अब बात आती है, यहाँ पर हमने पढ़ना है कि सर यूके, देखिए जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड कब बना है? उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। आप कहेंगे झारखंड है, ये कब बने हैं? झारखंड, तो ये कब बन गए? ये 2000 में बने थे। कब? 2000 में बन गए थे। चलिए बात आती है कि सर तेलंगाना कब बना था? तेलंगाना, तेलंगाना बना था जी 2014 में। कब? 2014 में। और भैया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, 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 ये यूटी केंद्र शासित प्रदेश कब बन गए? यूटीज बने हैं 2019 में। कब? 2019 में। तो ये हमने पढ़ लिए, तो ये हमारा आज का चैप्टर था। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर था। अब ये मुझे बताइए, किसी को कोई समस्या यहाँ तक? हाँ जी, किसी को कोई समस्या? फटाफट से बताइए। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि सर उत्तराखंड किससे अलग होके बना था? उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश से, ये किससे बना था? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था? कमेंट में बताना जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया कि सर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की अगर बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था, बता देंगे भैया? चलिए बताइए फटाफट से, आप बताइए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था क्या? फटाफट से, छत्तीसगढ़ की बात क्या है बताएंगे जल्दी से। गोवा 1962 में थोड़ी बना था, गोवा को तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया। छत्तीसगढ़ एमपी से, मध्य प्रदेश से, झारखंड, झारखंड भैया कहाँ से? बिहार से। कहाँ से? बिहार से। ठीक है जी, झारखंड कहाँ से बना है? बिहार से बना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को पढ़ने हैं, ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं। सिक्किम नहीं बताया क्या? चलिए सिक्किम लिख लीजिए।
कि सर यहाँ पर लिख लीजिए 1975 में सिक्किम। 1975 में कौन सा राज्य बना था? सिक्किम बना था। कौन सा? सिक्किम। चलिए, ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। अब ये सारे चीजें जब हमने पढ़ ली, अब हम स्टार्ट करेंगे भैया क्या? हम स्टार्ट करेंगे नागरिकता। हम क्या स्टार्ट करेंगे जी? नागरिकता। ठीक है। जब हम नागरिकता के बारे में बात करेंगे कि सर नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, संविधान के किस भाग में आती है, लिख लीजिए यहाँ पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता, नागरिकता, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। अच्छा ये बताइए, आज स्टार्ट करें से कल स्टार्ट करें ये वाला टॉपिक? नागरिकता आज ही स्टार्ट कर दें, कल स्टार्ट करें? बताइए जल्दी से। हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर नागरिकता के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए कि सर नागरिकता के बारे में बात होगी तो नागरिकता जो है वो संविधान के किस भाग में आता है और कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? देखिए, अगर मैं नागरिकता की बात करता हूँ तो आप कहेंगे सर नागरिकता संविधान के भाग 2 में आता है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता ये कहाँ से प्रेरित है? नागरिकता इंस्पायर्ड कहाँ से है? बताइए, कहाँ से इंस्पायर्ड है? किस देश के संविधान से नागरिकता की व्यवस्था हमने ली है इंस्पायर्ड? आप मुझे बताइएगा कि सर नागरिकता कहाँ से इंस्पायर्ड होगी। तो आप मुझे क्या बताइएगा कि सर नागरिकता कहाँ से इंस्पायर्ड है? फटाफट से बताइए। आप कहेंगे सर ब्रिटेन से। ब्रिटेन से नागरिकता इंस्पायर्ड है। ठीक है जी, हाँ जी। सिटीजनशिप इंस्पायर्ड बाय ब्रिटेन या इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटेन। आप मुझे बताएंगे कि सर 5 से लेकर 11 तक, 12 तक नहीं भैया, 11 तक। चलिए, यहाँ तक हमने लिख लिया कि सर ये कहाँ से इंस्पायर्ड होगा, तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। अब ये बताइए, ब्रिटेन से भारत में कैसी नागरिकता चलती है? हमारे यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भारत में कैसी नागरिकता चलती है, कौन कौन दोस्त बता देंगे? चलिए बताइए कि सर भारत में किस प्रकार की नागरिकता चलती है? तो भारत में एकल नागरिकता चलती है। और कल तैयार रहना टेस्ट के लिए, कल मैं लाइव टेस्ट लूंगा आप लोगों का, जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है, एकल नागरिकता, क्योंकि हमने कल अभी जो है एकल नागरिकता हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है पूरा। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब ये दूसरे चैप्टर पे हम चल पड़े हैं। तो कल मैं पूरे चैप्टर का टेस्ट लूंगा, जिसमें संविधान सभा होगी, संविधान का निर्माण होगा, अनुसूचियां होंगी, संविधान के स्रोत होंगे, संविधान के भाग होंगे, संघ और राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, मैं इनका टेस्ट लूंगा आप लोगों से। हाँ, कभी सोचो कि भैया, कि आपको पता भी तो चलना चाहिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बताइए, कल के लिए तैयार है ना आप लोग? कल के लिए तैयार है ना आप लोग? हाँ, कल मैं पूरे चैप्टर का टेस्ट लूंगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो हमने ये सारी चीजें याद करनी है कि सर एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि कोई भारत का नागरिक है तो वह भारत के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकता। ठीक है, नागरिकता का क्या मतलब है? नागरिकता या सिटीजनशिप किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसे देश में सभी मूल एवं सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, वो उस देश का स्थायी निवासी होता है। कौन होता है? नागरिक होता है। समझ रहे हैं आप लोग, नागरिक किसे कहेंगे? नागरिक किसे कहेंगे जिसे किसी देश में वहाँ के राजनीतिक, वहाँ के फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट मिले, वो सिटीजन होगा। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ तो मुझे भारत के सभी मूल अधिकार, सभी राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। समझ गए आप लोग कि सर नागरिकता नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं? नागरिकता नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार कितने प्रकार हैं? हाउ मैनी टाइप्स टू गेट सिटीजनशिप? आप कहेंगे सर टाइप पूछे जा रहे हैं, टाइप्स। तो आप कहेंगे सर 5। कितने?
5 कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, एक होगा जन्म से, एक होगा जन्म से। यदि किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में होता है और जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो उसे भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। एक है वंश परंपरा। वंश परंपरा कहती है कि यदि किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात किसी अन्य देश में हुआ हो, लेकिन जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसे अन्य देश में जन्मे व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी। एक है पंजीकरण से कि भैया रजिस्ट्रेशन, यदि कोई जिसका जन्म भारत में हुआ हो, भारत के बाहर रह रहा हो, कोई विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हो, कोई ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रमंडल देशों के हैं, भारत सरकार की नौकरी करते हैं, भारत में रहते हैं, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि उन्हें 5 साल भारत में रहना पड़ेगा, 5 साल भारत में रहना पड़ेगा। चलिए, ये आप लोग लिख लीजिए, ये आप लोग लिख लीजिए। हाँ जी, असम तो 1956 में ही बन गया था, ये हमने पढ़ लिया। अब ये मुझे बताइए कि सर नागरिकता 5 प्रकार हैं। एक तो है जन्म से, जन्म, जन्म से, जिसे बाय बर्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? बाय वर्थ कहेंगे। ठीक है जी, बाय वर्थ। एक है वंश परंपरा से, वंश परंपरा, बाय डिसेंट, बाय डिसेंट। एक है जी पंजीकरण से, पंजीकरण, पंजीकरण से, वाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर रजिस्ट्रेशन, वाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, वाय रजिस्ट्रेशन। चौथा जो प्रकार है, चौथा प्रकार क्या होगा? आप कहेंगे सर चौथा प्रकार है देशीयकरण से। कैसे? देशीयकरण, देशीयकरण, वाय नेचुरलाइजेशन, वाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है। एक है भैया भूमि अर्जन से। किससे? भूमि अर्जन। जब किसी भी भूमि अर्जन, वाय एक्विजिशन लैंड, एक्विजिशन लैंड, जब किसी भूभाग पर हम अपना कब्जा कर लें तो उस पर रहने वाले लोगों को, अनुच्छेद कब पढ़ाओगे? हर चैप्टर में अनुच्छेद पढ़ा रहा हूं भैया, हर चैप्टर में अनुच्छेद पढ़ा रहा हूं, जो जिस चैप्टर में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, यहां तक पढ़ लिया। देशीयकरण का मतलब है यदि कोई विदेशी अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता लेना चाहता है और वो 5 साल से भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। भूमि अर्जन का मतलब जब हम किसी क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर चल रहा है 2 बजे, 2 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहा है रोजगार वेद अंकित यूट्यूब चैनल पर। 2 से 3:30 4 बजे तक प्रैक्टिस सेट चलता है। पूरे 100 क्वेश्चन का जीएस प्रैक्टिस सेट चलता है। आप वहाँ भी आइए, वहाँ प्रैक्टिस करिए। क्यों नहीं करते हैं बताइए, क्यों नहीं करते हैं? बस आप कहते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। कहने से काम नहीं चलता, आपको करना भी तो पड़ेगा। बताइए, ईमानदारी से बताइए, 2 बजे कौन प्रैक्टिस सेट लेता है? 2 बजे एक प्रैक्टिस सेट चलता है यूपी होमगार्ड का, है ना? कौन कौन बच्चा उस प्रैक्टिस सेट को लेता है? केवल कह देने से तो काम नहीं चलेगा। भूमि अर्जन का मतलब है जब किसी क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण हो जाए तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। चलिए बताइए, दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ले रहे हैं तो अच्छी बात है ना? ले रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। हमने ये सारे पॉइंट पढ़ ली, बाद में ले लिया करो। जरूरी थोड़ी कि लाइव ही लोगे, बाद में भी ले सकते हो आप, बाद में भी तो इसको ले सकते हो। अच्छा, देशीयकरण का मतलब है कोई विदेशी व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता लेता है तो उसे 5 वर्ष तो भारत में रहना पड़ेगा, 1 वर्ष लगातार रहकर अप्लाई करना पड़ेगा। गृह मंत्रालय भैया सर्टिफिकेट देगा जिससे उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
वंश परंपरा 3 दिसंबर 2004 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को वंश परंपरा के आधार पर तब तक नागरिकता नहीं दी जाएगी जब तक विदेश में जन्मे बच्चे का रजिस्ट्रेशन जन्म के 1 वर्ष के भीतर इंडियन कंसल्टेट भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में ना कराया गया हो। मैं अमेरिका चला गया, मेरे बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ, तो मेरे पास भारत की नागरिकता है, तो मैं अपने बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भीतर इंडियन कंसल्टेट को सूचित करूंगा, सूचना दूंगा, रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा कि मेरे बेटे का जन्म न्यूयॉर्क के इस हॉस्पिटल में इतने बजे इस तारीख को हुआ है, ताकि वो रिकॉर्ड में आ जाए। जब मैं भारत आऊंगा तो मेरे पास जानकारी रहेगी जी मैंने वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया था, तब मुझे मेरे बच्चे के भारत की नागरिकता मिल पाएगी। ठीक है, समझ गए यहां तक सारी चीजें? अब आप बताइए। हाँ जी। हाँ भैया, मेरी शादी तो हो गई बहुत। देखिए मुकुंद जी, मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि आप जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप लाइव ले लो, लाइव ले लो। मैं कह रहा हूँ जब भी आपको टाइम मिले आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। भाई आपको देखिए, हम जब क्लास में कराते हैं, अब मान लो जैसे कि चैप्टर है नागरिकता, मैंने स्टार्ट कर दिया, तो अब मैं नागरिकता कल खत्म करूंगा, तभी तो मैं एमसीक्यू करा पाऊंगा। अब मैं बीच में तो एमसीक्यू नहीं करा सकता, तो मैं एमसीक्यू कहां पर करा रहा हूं? यूट्यूब पर करा रहा हूं, है ना। मैं और सुशांत सर 2 बजे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, आप वहां भी आ जाया करो। बताइए। बहुत सारी शादी हो गई भैया, शादी तो एक ही होती है जी। चलिए, तो ये सारे पॉइंट आपने पढ़ लिए, तो यहाँ तक आप इसको लिखिएगा, है ना। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।